मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? पहले तो ये बताएंगे सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एकदम शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी, ठीक है ना? और सैटरडे को हमने यही, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जितनी भी अवधारणाएं हैं हम उनको पढ़ रहे थे, है ना? पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अवधारणाओं में हम पर्यावरण के लिए जो भी आंदोलन हुए भारत में उनको पढ़ते हैं, उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, और जो भी पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक दो साथियों के मैंने कमेंट्स देखे कि सर पीडीएफ को लेकर था, तो देखो ऐसा, ठीक है ना, जहाँ पर कुछ इस तरह की अवधारणाएं आएंगी जहाँ पर कुछ समझाना नहीं है, जहाँ पर थ्योरी पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर, ठीक है, पीडीएफ सही होती है। कम समय में, ठीक, हम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है। प्लीज़ एक बार बताएंगे सब लोग अच्छे हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यशोवर्धन यादव जी हैं, दुष्यंत शर्मा है, आकाश हैं, ज्योति हैं, विकास है, मानवेंद्र हैं, चित्रांगदा पाल है, यशोधर्मन है, दीपक गंगवार है, विकास कुमार जी हैं, ब्रजेश यादव हैं, जावेद जी हैं, रविंद्रा सैनी है। ठीक है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्ते जी। ठीक है, नमस्ते। चलो, कोई डिबेट ना करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, आपका काम है पढ़ना। ठीक है ना बच्चे, आपका काम है पढ़ना। आप पूरी ईमानदारी के साथ और अपना 100% देकर आप बस पढ़ो। ठीक है, ज्यादा टेंशन आप मत लो। ठीक है, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़िया एक एक चीज आपको समझाई जा रही है, क्लास के क्लास में कोशिश की जा रही है आपको याद कराया जाए, तो बस आप उसी पैटर्न पे चलो। ठीक है ना? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुभाशीष सभी को, बहुत बहुत नमस्कार जी आप सभी को। जी, ठीक है, हम प्रमुख व्यक्तित्व को देख रहे थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने किसको देखा? कि हमने मधु भटनागर जी को देख लिया था? नहीं, मधु भटनागर जी को हमने नहीं देखा था, और इनफैक्ट हमने नॉरफेल जी को भी नहीं देखा था, जिनको आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम नॉरफेल साहब जी को देखेंगे, सोनम वांगचुक को देखेंगे, मधु भटनागर जी को देखेंगे आज। ठीक है, तिलक विज जी को देखेंगे, फिर बनाटवाला को देखेंगे, बिली अर्जन सिंह, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर चंडी प्रसाद भट्ट, बाबा आमटे, देखिए इनको देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? ओके, आज हम इसे खत्म करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आज हम, मेरे प्यारे बच्चे, इसको आज हम, ठीक है, खत्म करेंगे। क्लियर है इस चैप्टर को? बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को चलते चलते। ठीक है, 4 पार्ट्स जो कि नहीं होने चाहिए थे वो भी हो गए। कल हम पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अवार्ड्स देखेंगे, पुरस्कार देखेंगे कि कौन कौन से दिए जाते हैं। ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है जी, ओके, ठीक है। कल क्लास क्यों नहीं लिए बेटा? एक्चुअली मैं एलटी ग्रेड में भी पढ़ा रहा हूँ वहां पर। ठीक है, प्रवक्ता की वैकेंसी होती है, तो उनका एग्जाम हुआ था, तो उनका एनालिसिस वगैरह करवाना हुआ, तो कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा वहाँ पर। ठीक है, उनके एग्जाम वगैरह में, तो इसलिए फिर, ठीक है, वो हम नेक्स्ट संडे देख लेंगे। आइए, तो यहाँ पर नॉरफेल साहब है, इनका पूरा नाम है चेवांग नॉरफेल। चेवांग नॉरफेल साहब के बारे में मैंने बता दिया था कि सिविल इंजीनियर है, इनको आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सिविल इंजीनियर है, आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी, ठीक है, चेवांग नॉरफेल साहब को जाना जाता है। इन्होंने भारत के अत्यंत ठंडे एवं हाई एल्टीट्यूड रीजन में कृत्रिम ग्लेशियर्स का निर्माण किया। तो इनको जाना क्यों जाता है, इनकी उपलब्धि क्या है? आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के निर्माण में इनकी उपलब्धि है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल ग्लेशियर के निर्माण से क्या फायदा है, उसका बेनिफिट क्या है? तो उसका बेनिफिट है कि वहां पर पानी की जो समस्या है, ठीक है, वो सॉल्व हो जाती है कृत्रिम ग्लेशियर्स के निर्माण से। स्पेशली लेह और लद्दाख का जो रीजन है, आपको पता है लेह लद्दाख के रीजन को हम लोग कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। कोल्ड डेजर्ट इसलिए क्योंकि वहां पर औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, वहां पर पानी की समस्या है। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के निर्माण से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो नॉरफेल साहब ने भारत के अत्यंत ठंडे और
हाई एल्टीट्यूड रीजन में कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया, जिससे लेह लद्दाख के क्षेत्रों में पानी की समस्या में बहुत कमी आई। ठीक है, कृत्रिम ग्लेशियर इन क्षेत्रों में भूमिगत जल को बढ़ा देते हैं। जो कृत्रिम ग्लेशियर्स होते हैं उनका मुख्य काम होता है कि कृत्रिम ग्लेशियर्स इन क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर कैपेसिटी को, भूमिगत जल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जब भूमिगत जल बढ़ जाता है तो भूमिगत जल के बढ़ने से, ग्राउंड वाटर के बढ़ने से, देखिए ऐसी समस्याएं जो पेयजल संबंधी समस्याएं हैं, ये पेयजल संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, है ना। हाँ, ओके, एक कमेंट है। ओके सर, मेरी दीदी का एलटी ग्रेड बहुत अच्छा हुआ, एसएसटी था। एसएसटी था तो स्वाभाविक सी बात है मुझी से पड़ी होंगी। आइए तो यहां पर देखेंगे, है ना। इन्हें जमनालाल बजाज और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। चलिए, इसके अलावा इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, व्हाइट नाइट। ठीक है, एक फिल्म बनी है। फिल्म मतलब फिल्म से छोटी होती है डॉक्यूमेंट्री, तो इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री का भी निर्माण किया गया है जिसका नाम है व्हाइट नाइट। ठीक है, कई पुरस्कार भी इनको मिले जिनमें जमनालाल बजाज और पद्मश्री पुरस्कार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इनके बारे में सारे पॉइंट समझें तो क्या क्या है। ठीक है, कृत्रिम ग्लेशियर का इन्होंने निर्माण किया। कृत्रिम ग्लेशियर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर। कृत्रिम ग्लेशियर का इन्होंने विकास किया। ठीक है, इनको आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। कृत्रिम ग्लेशियर के निर्माण से सबसे प्रमुख फायदा क्या हुआ, प्लीज आप मुझे बताएंगे। कि इससे ग्राउंड वाटर में वृद्धि हुई, इससे ग्राउंड वाटर बढ़ा, है ना भैया जी। ग्राउंड वाटर बढ़ा एवं पानी की समस्या दूर हुई इससे, है ना। लेह लद्दाख के रीजन्स में पानी की समस्या दूर हुई इससे। पानी की समस्या दूर हुई लेह लद्दाख के रीजन में, ग्राउंड वाटर बढ़ा, पानी की समस्या दूर हुई। और एक्चुअली पानी की समस्या दूर करना ही इनका, ठीक है, मुख्य कर्तव्य था। ठीक है, किन क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, लेह लद्दाख के रीजन में, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। ठीक है, इनके बारे में और प्रमुख पॉइंट्स देखो, और इससे ज्यादा हम सिंपल क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इनके बारे में प्रमुख पॉइंट्स क्या है। चलिए, तो एक सबसे प्रमुख पॉइंट इनके बारे में यही होगा कि इनको अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं इनको, जमनालाल बजाज, इनको जमनालाल बजाज एवं पद्मश्री, पद्मश्री। और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री का भी निर्माण किया गया। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, प्लीज मुझे बताएंगे भाई। एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई इनके ऊपर, और इनके ऊपर वह जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उस डॉक्यूमेंट्री का नाम आप बताएंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, मुझे जल्दी से आप बताएंगे। जी, देखिए एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, मुझे आप जल्दी से इसका जवाब देंगे। व्हाइट नाइट, वेरी गुड, व्हाइट नाइट, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इन्होंने व्हाइट नाइट, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, व्हाइट नाइट, व्हाइट नाइट, एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण हुआ है। तो ये इनके बारे में प्रमुख फैक्ट्स थे जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। ठीक है, लेह लद्दाख के रीजन्स में इन्होंने काम किया, क्योंकि लेह लद्दाख का जो रीजन है बच्चे, अगर आप कभी गए होंगे वहां पर,
तो उसे हम वाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं, लेह लद्दाख के रीजन्स को, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं कि वो वाइट डेजर्ट है, वो जो रीजन है। तो यहां पर हमने ये इतनी सारी चीजें देखी, और ये जो इतनी सारी चीजें देखी, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बस इनको इसी तरह से देखता चले जाए, है ना। साथ के साथ क्लास में आप इन्हें याद करते चली जाए, तो फिर ये आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये मेरे ऊपर कोई बर्डन है, फिर आपको बहुत मजा आएगा। एक मिनट, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण हुआ है, और डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? व्हाइट नाइट। अब तो आप सभी को वो डॉक्यूमेंट्री याद हो गई होगी। अगर हम उस डॉक्यूमेंट्री को ना भी लिखें यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं आप, ठीक है। सोनम वांगचुक साहब, आप देखेंगे इनको, ये सोनम वांगचुक साहब है। इन्होंने भी बहुत काम किया कृत्रिम ग्लेशियर्स के निर्माण में, लेह लद्दाख में, ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत बड़ा इनका योगदान है। लेकिन अगर आप इन्हें देखें तो ये जो है लेह लद्दाख के क्षेत्रों में जो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी ह्रास जो हो रहा है, देखिए, इसके अलावा वहां पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और उनसे वहां की बायोडाइवर्सिटी पर, उससे वहां के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जो उसका ह्रास होगा, उसके खिलाफ इन्होंने जो है ना आवाजें उठाई हैं समय समय पर। और अभी वर्तमान में इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, लेह लद्दाख के क्षेत्रों को 6वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र घोषित करने के लिए, ठीक है, सरकार से मांग की। तो ये बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल, ठीक है, इनको जेल में भी बंद किया गया, वांगचुक साहब को। तो इनके बारे में बड़ा है कि, ठीक है, बहुत सुर्खियों में लगातार बने रहे। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले तो एक सिविल इंजीनियर है सोनम वांगचुक साहब, एक सिविल इंजीनियर है, और प्रमुख क्षेत्र जो है इनका वो शिक्षा में है, वैज्ञानिक है और इनोवेशंस। इनको 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में जो रेंचो है, जो उस मूवी का मुख्य पार्ट है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सोनम वांगचुक से ही वो कैरेक्टर प्रेरित है। ठीक, मतलब बहुत हद तक सोनम वांगचुक से उस कैरेक्टर का संबंध है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। मतलब पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे। और इस बात को खुद सोनम वांगचुक साहब ने कहा भी कि मेरे जीवन के बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जिस मूवी में दिखाए गए हैं। बाकी का मूवी को कई बार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें बहुत सारे फिक्शंस भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो तब से सोनम वांगचुक साहब सुर्खियों में आए, और पूरा देश और दुनिया, ठीक है, वो तब से सोनम वांगचुक साहब को जान पाए कि आखिर सोनम वांगचुक साहब हैं कौन। ठीक है, तो सोनम वांगचुक भी एक सिविल इंजीनियर है। हालांकि इनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो शिक्षा, वैज्ञानिक और नवाचार से संबंधित क्षेत्रों में सुधार करना। 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। 2016 में इनको रोलेक्स अवार्ड के लिए भी चुना गया था, रोलेक्स अवार्ड। ठीक है, यह पुरस्कार विश्व में कुल 140 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले भारत में ये अरुण कृष्णमूर्ति को मिल चुका है रोलेक्स अवार्ड जो है, केवल 140 लोगों को। शिक्षा के बाद फिर पर्यावरण संरक्षण इनका एक प्रमुख क्षेत्र है। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, शिक्षा में भाषा समस्या, ठीक है। इसके अलावा ये झीलों का संरक्षण, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में कृत्रिम ग्लेशियर के निर्माण से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, है ना। अब इनके द्वारा एक संगठन चलाया जाता है जिसका नाम है सैकमूल। सैकमूल मतलब एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। देखिए, इनके द्वारा एक स्थापित संगठन है। तो इनके बारे में हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। सोनम वांगचुक साहब के बारे में एक बार लिख लेते हैं, है ना। सोनम वांगचुक, मुख्य 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2016 में रोलेक्स अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड के लिए इनका नाम घोषित हुआ, अनाउंस्ड हुआ रोलेक्स अवार्ड के लिए, जो कि केवल 140 लोगों को ही दिया जाता है। रोलेक्स अवार्ड केवल 140 प्रतिष्ठित लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है पूरे विश्व में। मतलब पता है तुम्हें, 800 करोड़ की जनसंख्या है पूरे विश्व में, 800 करोड़। ठीक है, 800 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 140 प्रतिष्ठित लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है।
यह पुरस्कार दिया जाता है। 140 प्रतिष्ठित लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, केवल 140 लोगों को। अब हम आगे चलें इनके बारे में। ठीक है, ये इनसे पहले किसको दिया गया रोलेक्स अवार्ड? अगर किसी भारतीय को अभी तक मिला है तो वे श्री वीजी कृष्णमूर्ति हैं, जिनको ये मिला है। ठीक है ना? और सॉरी, माफ करना, अरुण कृष्णमूर्ति को मिला है। इससे पहले अगर किसी को मिला है तो अरुण कृष्णमूर्ति साहब को मिला है। अरुण कृष्णमूर्ति साहब को यह अवार्ड मिला है, यह अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके अलावा सैकमोल नाम का एक ये संगठन भी चलाते हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण, शिक्षा, नवाचार, इनोवेशंस, ठीक है, आदि को बढ़ावा देना। सैकमूल नाम का एक संगठन भी चलाते हैं। तो ये इनके बारे में प्रमुख बातें हुई, सोनम वांगचुक साहब के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रमुख बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू हुआ होगा। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें समझी। बाकी का ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में तभी आए थे जब इनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी, और बहुत जाने माने, ठीक है, पर्सनैलिटी है। भारत में अगर कोई भी पर्यावरण संरक्षण करता है, ठीक है, कोई भी पर्यावरणविद है, तो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति है तो उनमें सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक है ये सोनम वांगचुक जी। हम सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? झीलों के संरक्षण में और कृत्रिम ग्लेशियर के निर्माण में एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सैकमोल, ये इनका संगठन है, सैकमोल। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, शिक्षा में भाषा संबंधी समस्या, तो इन सब के लिए इनको जाना जाता है, सोनम वांगचुक साहब को। आगे ये जो आप लेडी देख रहे हैं, इनका नाम है मधु भटनागर। ये जो लेडीज आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए, इनका नाम है भैया जी क्या? इनका नाम है मधु भटनागर। तो मधु भटनागर जी के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। देखिए, पेशे से एक शिक्षिका है मधु भटनागर, जो है एक टीचर है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्होंने पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत की। ठीक है, मधु भटनागर। तो इनका सबसे पहला प्रमुख कार्य है कि इन्होंने पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत की, पर्यावरण शिक्षा नीति की इन्होंने शुरुआत की। पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत की मधु भटनागर जी ने। ठीक है जी, एक सेकंड रुकेंगे बच्चे। चलिए ठीक है ना? तो इन्होंने पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत की मेरे प्यारे बच्चे, मधु भटनागर। इनको इसलिए जाना जाता है। देखिए, दूसरा, वर्तमान में दिल्ली के श्री राम स्कूल वसंत विहार की उप प्रधानाचार्य है। ठीक है, लेडी श्री राम स्कूल, ये लेडी श्री राम स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, बहुत फेमस स्कूल है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय स्कूल है। ठीक है, अब बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, अब बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत बड़े सोशल वर्कर्स, बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना, आप पॉलिटिशियंस को देखेंगे कि उन्होंने, ठीक है, यहां से शिक्षा प्राप्त की है, दिल्ली के श्री राम स्कूल से। तो इन्होंने दिल्ली के श्री राम स्कूल वसंत विहार के उप प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने 1999 में अपने स्कूल में वाटर कंजर्वेशन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इनकी शुरुआत की थी।
इनका मानना है कि हम दुनिया नहीं बदल सकते, ठीक है, पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति हम नजरिया तो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे ही समाज को बदलते हैं, ये मानती हैं। और इन्होंने जूनियर टास्क फोर्स ठीक की भी शुरुआत की, जूनियर टाइगर टास्क फोर्स, इसी क्रम में, मतलब पर्यावरण की दिशा में। ठीक है, तो मधु भट्टारकर जी, ये पर्यावरण शिक्षा नीति की इन्होंने शुरुआत की, मधु भट्टारकर जी ने। इनका मानना ये है, मधु भट्टारकर जी का, इन्होंने पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा इनका मानना यह है कि 1999 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अपने स्कूल में वर्षा जल के संग्रहण से इसकी शुरुआत की मधु भट्टारकर जी ने। ठीक है, इसके अलावा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इन्होंने शुरुआत की मधु भट्टारकर जी ने। ठीक है, इतना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, एक और बात मैं इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने, ठीक है, एक टाइगर टास्क फोर्स का भी गठन किया है। इन्होंने, ठीक है, टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया, इन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया। और वो क्यों किया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में संरक्षण और संवर्धन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम बच्चों में पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आगे भी बढ़ेगी। मतलब ये, और दूसरा इनके बारे में क्या है कि ये लेडी श्री राम कॉलेज के उप प्रधानाचार्य हैं अभी वर्तमान में भी। यस, ठीक है, अभी प्रेजेंट में भी लेडी श्री राम तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इन्होंने बच्चों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जूनियर टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है, पूरा नाम है जूनियर टाइगर टास्क फोर्स इसका, जूनियर टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं इनके बारे में जो भी प्रमुख बातें हैं वो सारी प्रमुख बातें लिखते हैं। जूनियर टाइगर टास्क फोर्स का इन्होंने गठन किया। और इनका मानना क्या है? इनका मानना यह है कि जब हम बच्चों में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, मोरल वैल्यूज स्थापित करेंगे, जब हम बच्चों में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग मोरल वैल्यूज स्थापित करेंगे तो बड़ा स्वाभाविक है बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। बड़ा स्वाभाविक है कि बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। तो 1999 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्होंने किया, टाइगर टास्क फोर्स का इन्होंने गठन भी किया। ठीक है, ये है मधु भट्टारकर जी। इनके बारे में कुछ ऐसा तो है नहीं, पेशे से शिक्षिका हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए पर्यावरण शिक्षा नीति की इन्होंने शुरुआत की, जो कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में बता दिया, मतलब जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसी, पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जूनियर टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया। ठीक है, ये इनके बारे में प्रमुख बातें हैं, इनके बारे में प्रमुख बातें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम यहां पर देखते हैं तिलक विज। ये आप देख रहे हैं तिलक विज साहब है। ठीक है, अब तिलक विज साहब को आप देखेंगे तो तिलक विज का जो योगदान है वो हिमाचल के क्षेत्रों में है, हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में मानव और जंतुओं के बीच में जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए कम से कम 6 प्राकृतिक क्लबों का निर्माण किया। और ठीक है, इन्होंने हिमाचल में ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित दिया। अब ये राज्य सरकार के साथ सहयोग करके तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत है, तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए। बस इनके बारे में इतना ही है। एक भैया जी कह रहे हैं कि सर इसको दोबारा से आप सही से लिख दो। ठीक है बेटा, इसको सही से लिख देता हूं, इसको मैं सही से लिख देता हूं अगर आप सही से लिखने की बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो नोट्स आप ही को बनाने हैं, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, मैं यार हमेशा तैयार हूं, आप बोलो। ठीक है ना। 1999 में इन्होंने पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत की रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्होंने कहां पर किया? कहीं और नहीं किया, अपने स्कूल में ही किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, हार्वेस्टिंग से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने जूनियर टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया। जूनियर टाइगर टास्क फोर्स का इन्होंने गठन किया। ठीक है, ये सबसे प्रमुख बात है।
कि इन्होंने जूनियर टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। और इनका मानना क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, अगर बच्चे इसकी शुरुआत करें, अगर बच्चे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं, तो फिर बड़ा स्वाभाविक है धीरे धीरे समाज भी इससे जागरूक हो जाएगा, ठीक है। बस इनके बारे में कुछ ऐसा है नहीं कि बच्चे समाज को बदल सकते हैं। तिलक विज साहब के बारे में हमने देखा, ठीक है, तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ठीक है, इन्होंने मानव और जंतु संघर्ष को रोकने का प्रयास किया है, मानव जंतु संघर्ष को रोकने की दिशा में प्रयास किया है, मानव जंतु संघर्ष को रोकने की दिशा में प्रयास किया है इन्होंने बेटा, ठीक है। ये इनका प्रमुख योगदान है, इन्होंने मानव और जंतु संघर्ष, पता है तुम्हें, जहां पर बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जहां पर नेशनल पार्क होते हैं, वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है। क्या होती है सबसे बड़ी समस्या? कि वहां पर ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, और एक बहुत बड़ी समस्या है ये, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लगातार एनिमल से और एनिमल लगातार ह्यूमन से एक इनसिक्योरिटी की कंडीशन में होते हैं। तो इसको रोकना, और इसके लिए इन्होंने 6 नेचुरल प्राकृतिक क्लब हाउस की स्थापना की। छह प्राकृतिक क्लब हाउस की इन्होंने स्थापना की। छह प्राकृतिक क्लब हाउस की स्थापना की, ये इनके बारे में सबसे प्रमुख बात है कि इन्होंने 6 प्राकृतिक क्लब हाउस की स्थापना की। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी बनाने जा रहे हैं राज्य सरकार के साथ मिलकर, तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने जा रहे हैं, तेंदुआ संरक्षण केंद्र। केंद्र की स्थापना। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एक पर्सनैलिटी के बारे में 2 से 3-4 ही, ठीक है, नोट्स बन पाते हैं, और इससे ज्यादा नहीं, बस, ठीक है। 2 से 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि प्रमुख पॉइंट्स हैं, किसको किसके लिए जाना जाता है। अब बनाट वाला साहब है, अब्दुल वादुद बनाट वाला, इनको आप देखेंगे, अब्दुल वादुद बनाट वाला। अब इन साहब को देखेंगे, ये पेशे से एक होटल व्यवसायी हैं, होटल चलाते हैं, ठीक है, और बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, ठीक है, होटल्स की चेन है बनाट वाला साहब की। इन्होंने गुजरात की कच्छ की खाड़ी में वेल के लगातार असंवेदनशील तरीके से शिकार किए जाने से दुखी होकर इन्होंने कार्यक्रम चलाया था, वेल बचाओ कार्यक्रम, वेल बचाओ कार्यक्रम। और मछुआरों को वेल से, मतलब मछुआरों को वेल बचाने के लिए प्रशिक्षण दिया इन्होंने, और समुद्र में जीव जंतुओं के महत्व को समझाया। इसके बाद 1992 में माइक पांडे के साथ वेल शार्क प्रोजेक्ट पर भी ये कार्य कर रहे हैं। 1999 से माइक पांडे, वही जो मूवी वगैरह बनाते हैं, माइक पांडे को भी हमने समझा था, जिन्होंने बहुत ज्यादा मूवी बनाई है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए, तो वो माइक पांडे, तो उनके साथ मिलकर 1992 से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, वेल शार्क प्रोजेक्ट पर। तो देखो, आप सोचो, ठीक है ना, भाई प्रोफेशन, ठीक है, ये एक, ठीक है, होटल बिजनेसमैन है, होटल व्यवसायी है, लेकिन इन्होंने, ठीक है, क्योंकि वेल का जो शिकार होता था उससे बहुत ज्यादा दुखी थे, इन्होंने वेल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, व्यथित होकर बचे, और मछुआरों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया कि वेल को समुद्र में कैसे बचाया जा सकता है, साथ ही अन्य समुद्री जीव जंतुओं को बचाने के लिए 1992 से ये माइक पांडे के साथ वेल शार्क प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है बनाट वाला के बारे में, आप लिख लेंगे। बनाट वाला, ठीक है ना, ये वेल बचाओ मूवमेंट से संबंधित है, वेल बचाओ आंदोलन से संबंधित है बनाट वाला। बाय प्रोफेशन, पेशे से एक होटल व्यवसायी है, पेशे से एक होटल व्यवसायी है। इसके अलावा जी, पेशे से एक होटल व्यवसायी है, वेल बचाओ आंदोलन से संबंधित है, वेल बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इसके अलावा, ठीक है, इन्होंने
1992 से ये व्हेल और सार्क बचाओ प्रोजेक्ट पर माइक पांडे के साथ कार्य कर रहे हैं, है ना। माइक पांडे के साथ कार्य कर रहे हैं। माइक पांडे के साथ कार्य कर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, व्हील शार्क प्रोजेक्ट पर, है ना। तो इनके बारे में ये प्रमुख बातें हैं बनाटवाला साहब के बारे में। सोचो, मतलब ऐसा कई बार होता है कि हम किसी और दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई एक ऐसी बात इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो हमारे दिल में घर कर जाती है, जो चोट कर जाती है, और फिर हम उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। जी, आगे बढ़ते हैं बनाटवाला साहब के बारे में। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये हैं विली अर्जन सिंह साहब, जिन्हें आप देख रहे हैं, विली अर्जन सिंह। ठीक है ना, ये पहले शिकारी थे, विली अर्जन सिंह। ठीक है, पहले बहुत बड़े हंटर थे, शिकारी थे, और बाद में आप सोच के देखो कि कैसा हृदय परिवर्तन हुआ कि पहले जो व्यक्ति शिकारी हो और बाद में वो एक जीव जंतु संरक्षण करता बन गया। इनके बारे में मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी एक स्टोरी बताई थी कि ऐसे भी लोग हुए हैं जो शिकारी थे और फिर बाद में जीव जंतु संरक्षण करता बन गए। देखिए, इन्होंने टाइगर्स और जैगुआर्स को एक संरक्षित क्षेत्र, है ना मेरे प्यारे बच्चे, टाइगर्स एंड लियोपार्ड्स, सॉरी नॉट जैगुआर्स, टाइगर और लियोपार्ड्स, बाघों और तेंदुओं को एक संरक्षित क्षेत्र से फिर से जंगल में भेजने की सलाह दी। इन्होंने जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित कई किताबें भी लिखी हैं। युवावस्था में अपने शौक के लिए शिकार करते थे विली अर्जन सिंह। बाद में फिर बजान अचानक से बदलाव आया। 1995 में सरकार ने इनके कार्यों से प्रेरित होकर इनको पद्मश्री और 2006 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1995 में पद्मश्री इनको मिला और 2006 में इनको पद्म भूषण मिला। इसके अलावा 1996 में वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इनको गोल्ड मेडल भी दिया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, WWWF। ठीक है ना, ये WWWF जो है ये बहुत बड़ी संस्था होती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है ना, WWLF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है मेरे प्यारे बच्चे बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, WWF भी इसको बोलते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ी संस्था है। उसने इनको गोल्ड मेडल दिया 1996 में। 1995 में सरकार ने पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सोच के देखिए, ठीक है, शुरुआत में एक हंटर व्यक्ति, ठीक है, जो खुद शिकार करता है, शिकार करना उसका शौक है, वो अपने शौक के लिए शिकार करता है, जंगली जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए मारता है, और बाद में पर्यावरण को बचाने के लिए वो कितना बड़ा अग्रणी व्यक्ति बन गया। ठीक, कितने बड़े स्तर पे उसने प्रयास किए। तो ये हमें, ठीक है, कहानी शिक्षा देती है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये ध्यान रखना है, 1995 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1996 में इनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया, गोल्ड मेडल दिया गया इनको। और फिर 2006 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसी कुछ कहानियां होती हैं, ठीक है, जो हमें झकझोर देती हैं। ऐसी कुछ कहानियां होती हैं जो हमें झकझोर देती हैं, अंदर तक झकझोर देती हैं। ठीक है, आइए, तो इनके बारे में यही है। आगे हम बात करेंगे चंडी प्रसाद भट्ट, आप समझ गए। ठीक है, चिपको आंदोलन से चंडी प्रसाद भट्ट साहब का संबंध है। ठीक है, चिपको आंदोलन से इनका संबंध है, चंडी प्रसाद भट्ट साहब का। आओ देखो इनके बारे में। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है,
ये एक पर्यावरणविद है और एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने 1964 में गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज संघ, जो DGSS, उसकी स्थापना की, दसौली ग्राम स्वराज संघ की। और यही दसौली ग्राम स्वराज संघ आगे चलकर चिपको आंदोलन का एकमात्र संगठन सिद्ध हुआ, मतलब एक मदर ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछा जाए कि चिपको आंदोलन में, ठीक है, सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला संगठन कौन था, तो चिपको आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला संगठन दसौली ग्राम स्वराज संघ था। कौन था? दसौली ग्राम स्वराज संघ। कभी भी पूछा जाए कि भाई चिपको मूवमेंट में, चिपको आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाला, ठीक है, कौन सा संगठन था, तो आप कहेंगे कि DGSS, दसौली ग्राम स्वराज संघ जो है, उसने चिपको आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और इसके संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट हैं। दसौली ग्राम स्वराज संघ, तो सबसे पहले आप लिख लो यहां पर दसौली ग्राम स्वराज संघ। दसौली ग्राम स्वराज संघ 1964 में इस संगठन की स्थापना हुई। है ना भैया जी? 1964 में इस संगठन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में से चंडी प्रसाद भट्ट साहब, चंडी प्रसाद भट्ट साहब। और ये जो संगठन है दसौली ग्राम स्वराज संघ, ये चिपको आंदोलन का ठीक है ना, अग्रणी संगठन माना जाता है। अग्रणी संगठन माना जाता है। इसको दसौली ग्राम स्वराज संघ को चिपको आंदोलन का अग्रणी संगठन माना जाता है इसको। ये चिपको आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे। 1982 में इनको कम्युनिटी लीडरशिप करने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। तो 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी प्रमुख उपलब्धि, इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है बेटा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। सम्मानित किया गया। यार इस क्लास में ये पता नहीं चलता कि क्लास कब टाइम हो गया। ठीक, टाइम का नहीं, अभी मैंने देखा, मैंने कि 11:43 हो गए। 11 मतलब ठीक है। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया। फिर 2005 में इनको पद्म भूषण और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चंडी प्रसाद भट्ट साहब को। 2005 में इनको पद्म भूषण और 2013 में गांधी शांति। 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट्स आप ऐसे इनको लिख लें ना, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2005 में, और 2013 में था ना, आई थिंक, ठीक, यस, 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। तो ये इनके बारे में 1982 में रेमन मैग्सेसे, किसके लिए? समुदाय के नेतृत्व के लिए। इन्होंने चिपको आंदोलन में एक सामुदायिक नेतृत्व का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, प्रस्तुत किया। इन्होंने दिखाया कि किस तरह से आगे बढ़कर पर्यावरण के हित में, समुदाय के हित में आंदोलन किया जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट साहब, मैंने आपको इनकी पूरी कहानी बताई थी। जब चिपको आंदोलन चल रहा था तब मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े नेता थे ये चिपको आंदोलन के। सरकार इनसे बहुत ज्यादा भयभीत थी, ठीक है। इनके होते होते सरकार कभी भी, वो जो गांव मैंने आपको बताया था
जहां पर गौरा देवी थी, उस गांव के वनों को कभी भी नहीं काट सकते थे। तो इन्होंने, सरकार ने एक ट्रैप बनाया, ठीक है, इनको मिलने के लिए बुलाया और तब तक कुछ वर्कर्स को भेज दिया ठेकेदार के साथ कि जाओ अब गांव को काट लो। तो चंडी प्रसाद भट्ट साहब 1964 में एक संगठन बनाते हैं, ठीक है ना, 1964 में, जिसका नाम है दसौली ग्राम स्वराज संघ। यही दसौली ग्राम स्वराज संघ जो संगठन है, ये चिपको आंदोलन का एक अग्रणी संगठन बना। 2005 में पद्म भूषण, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार और 1982 में, इससे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करेंगे बाबा आमटे। देखिए इनका संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे साहब का संबंध है। ठीक है, मुरलीधर देवीदास आमटे, ये इनका पूरा नाम है। बाबा आमटे के नाम से जाने जाते हैं, प्रमुख समाज सेवी एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता हैं। लेकिन गांधी जी के विचारों का इनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। ये गांधीवादी विचारधारा के बहुत प्रबल समर्थक माने जाते हैं। क्लियर है आमटे साहब के बारे में ये पॉइंट? ठीक है, तो मुरलीधर देवीदास आमटे 9 फरवरी 2008 को इनका निधन हुआ। 1914 में जन्मित थे बाबा आमटे जी, ठीक है ना, समाज सेवी, पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता। गांधी जी के विचारों का बहुत बड़ा इनके ऊपर असर है और समाज के, ठीक है, इन्होंने बेचा ऐसे लोग जो कुष्ठ रोगी हैं, जो शोषित है, वंचित हैं, उनके लिए अनेक आश्रमों और समुदायों की इन्होंने स्थापना की। चलिए, महाराष्ट्र स्थित आनंद वन इनका प्रमुख स्थान था उस समय। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे। अपना पूरा जीवन इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और नर्मदा बचाओ आंदोलन को समर्पित कर दिया। अपना पूरा जीवन इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और नर्मदा बचाओ आंदोलन को समर्पित कर दिया। 1971 में इनको पद्मश्री, 1985 में इनको रेमन मैग्सेसे, 1983 में इनको डेमिनियन डटन, देखिए ये पुरस्कार इनको मिला है। अब इनको ये जो डेमिनियन डटन पुरस्कार मिला है 1983 में, ये किसके लिए मिला है? कुष्ठ रोगों के क्षेत्र में। ठीक है, कुष्ठ रोग मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उसको बोलते हैं लेप्रोसी। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी मीन्स, ठीक है, शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जी, शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो बहुत नेगेटिवली जो है ना माल फंक्शनड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, तो वो कुष्ठ रोग है ना। तो पहले कुष्ठ रोग एक बहुत गंभीर बीमारी मानी जाती थी कुष्ठ रोग, तो उसकी दिशा में इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। 1971 में पद्मश्री, 1985 में रेमन मैग्सेसे, 1983 में डेमिनियन डटन पुरस्कार, 1986 में पद्म विभूषण और 1999 में गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब देखिए, अगर आप देखेंगे तो आमटे साहब, ठीक है, इनकी उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा, तो आप इनको शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे कि 1971 में इनको पद्मश्री लिखेंगे नंबर फर्स्ट, 1971 में, 1971 में इनको पद्मश्री, एक सेकंड रुकिए, ठीक है बेटा, है ना। 1971 में इनको पद्मश्री, 1971 में, 1985 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1985 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1985 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। 1971 में पद्मश्री, 1985 में रेमन मैग्सेसे, 1983 में इनको डेमिनियन डटन पुरस्कार, ठीक है, कुष्ठ रोग के क्षेत्र में डेमिनियन डटन, 1986 में पद्म विभूषण और 1999 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, 1999 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे ये, पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे। अपना पूरा जीवन इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, नर्मदा बचाओ के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया। इसके बाद फिर हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इनका संबंध चिपको आंदोलन से है। ये गांधीवादी एक पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे।
गांधीवादी। इन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाकर ठीक है शांतिपूर्ण तरीके से चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। इनकी पत्नी बिमला बहुगुणा का भी ठीक है मूल विचार था एक्चुअली चिपको आंदोलन जो था कि भाई हमें किस तरह से वृक्षों को बचाना चाहिए। तो उनका चिपको आंदोलन का जो मुख्य विचार था वो इनकी पत्नी का था, बिमला बहुगुणा जी का। लेकिन फिर ठीक है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसमें अग्रणी भूमिका सुंदरलाल बहुगुणा जी ने निभाई, है ना। हिमालय के क्षेत्रों में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए। ये 1980 से और 2004 तक टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में आंदोलन चलाते रहे कुल मिलाकर। और इन्होंने टिहरी बांध के कारण पर्यावरण पर क्या क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में लोगों को जागरूक किया। सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहे, बहुत ज्यादा सक्रिय। महिलाओं एवं गरीबों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत रहे। चिपको आंदोलन के कारण आज विश्व भर में इनको वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। तो इनको वृक्ष मित्र, देखिए इनको फॉरेस्ट मैन नहीं कहा जाता, इनको वृक्ष मित्र कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि वृक्ष मित्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है ना। कोई भी पूछे वृक्ष मित्र के नाम से किसको, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। तो वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। 1981 में इनको पद्मश्री, 1981 में इनको पद्मश्री और 2009 में इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 2009 में पद्म विभूषण से इनको ठीक है नवाजा गया, अलंकृत किया गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये इनके बारे में है। स्पेशली जो पुरस्कार इनको मिले हैं ठीक है वो आपको याद करने हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। तो वो आपको याद करने हैं कि वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार ने इन्हें 1981 में पद्मश्री, ठीक है 1981 में पद्मश्री आप लिख लेंगे वैसे। तो 1981 में पद्मश्री, 2009 में पद्म विभूषण, वृक्ष मित्र के नाम से इनको जाना जाता है। गांधीवादी पर्यावरणविद थे। टिहरी बांध ठीक है ना बने तो इसके लिए इन्होंने 1980 से 2004 के बीच में लोगों को जागरूक किया। और टिहरी बांध बन जाने के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके ठीक है नुकसानों को ठीक है समाज के सामने रखा, समाज को जागरूक किया। वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए तो आप सभी को पता है कि चिपको आंदोलन से ठीक है ये संबंधित है। चिपको आंदोलन के एक अग्रणी व्यक्ति हैं ये। और पत्नी जो है इनकी बिमला बहुगुणा, ये उनका था आइडिया कि चिपको आंदोलन का, लेकिन अग्रणी भूमिका इसमें इन्होंने निभाई, इनकी पत्नी ने नहीं। आगे है सुनीता नारायण, ये आप देख रहे हैं सुनीता नारायण है ये। ठीक है, ये भी भारत की एक बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, एनवायरमेंटलिस्ट है। 1961 में इनका जन्म हुआ। 1982 से सुनीता नारायण भारत में स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र से जुड़ी रही 1982 से। वर्तमान में ये उसकी डायरेक्टर के पद पर है, विज्ञान एवं महानिदेशक केंद्र की, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक मतलब डायरेक्टर है। और ये सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट कम्युनिकेशन की निदेशक भी है, सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट कम्युनिकेशन की भी डायरेक्टर है। चलिए, डाउन टू अर्थ पत्रिका का संपादन करती हैं ये, एक लेखिका भी हैं। और इनका मानना यह है कि पर्यावरण में जो फैली हुई अशुद्धता है उससे सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को, बच्चों को और गरीबों को होता है, सुनीता नारायण जी। इसके अलावा 2005 में ठीक है सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया है। 2005 में सरकार ने ठीक है इनके कार्यों से प्रेरित होकर, इनके कार्यों से खुश होकर सरकार ने 2005 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया, इनको पद्मश्री से अलंकृत किया 2005 में। 2005 में सीएससी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार मिला गया, बात समझ में आ रही है। और 2005 और 8 में ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट और अमेरिकन मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया भर में मौजूद 100 बुद्धिजीवियों की श्रेणी में इनको शामिल किया। 2005 और 2008 में दुनिया भर में उपस्थित 100 बुद्धिजीवियों के रूप में ठीक है इनको शामिल किया गया था। ये अनुपम, ठीक है, इनके बारे में समझ में आ गया। सुनीता नारायण के बारे में पर्यावरणविद है। इनका जन्म 1961 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट होगा उसको मैं क्लिक कर दूंगा। और आप क्या करेंगे जी, आप क्या करेंगे कि आप ठीक है उसके बारे में सारे फैक्ट लिख देंगे जैसे हम अभी तक लिखते हुए आए। ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र से जुड़ी रही 1982 से। वर्तमान में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की डायरेक्टर है, तो ये बात आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टर है, महानिदेशक है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के। ठीक है, नंबर फर्स्ट डायरेक्टर है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की। सबसे पहला पॉइंट, ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की डायरेक्टर है।
तो ये विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की डायरेक्टर है। और दूसरा पर्यावरण संचार समाज की भी डायरेक्टर है, पर्यावरण संचार समाज की डायरेक्टर है। सेकंड पॉइंट, पर्यावरण संचार समाज की डायरेक्टर है। पर्यावरण संचार समाज की डायरेक्टर है सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट कम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट कम्युनिकेशन पर्यावरण संचार समाज की डायरेक्टर है। और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की भी डायरेक्टर है, उसके रूप में कार्य कर रही है, ठीक है ना। और डाउन टू अर्थ एक पत्रिका है, उसकी संपादक है, लेखिका भी है, ठीक है। इसके अलावा अब यहां पर हम बात करेंगे तो 2005 में इनको पद्मश्री, ये महत्वपूर्ण है, 2005 में पद्मश्री, 2005 और 2008 में एक ब्रिटिश मैगजीन है प्रोस्पेक्ट और अमेरिकन मैगजीन फॉरेन पॉलिसी, दुनिया भर की 100 सबसे बुद्धिजीवियों की श्रेणी में इनको शामिल किया है। अनुपम मिश्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेखक हैं, संवाददाता हैं, संपादक हैं, छायाकार हैं और गांधीवादी पर्यावरणविद हैं। इन्होंने अरवरी नदी के पुनर्जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अरवरी नदी जो है ये आपको अलवर राजस्थान में देखने को मिलेगी, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी अरवरी नदी। अरवरी नदी के पुनरुद्धार में, उसके पुनर्जीवन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, अनुपम मिश्र साहब की, ठीक है। तो राजस्थान स्थित सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में इनका प्रमुख योगदान रहा है। 1996 में इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1996 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, इनकी प्रमुख किताबें हैं आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूतें, इनकी आज भी प्रमुख पुस्तकें हैं। 2016 में इनका निधन हो गया जी। तो ये इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। ठीक है, अनुपम मिश्र साहब जाने माने लेखक हैं, संपादक हैं, छायाकार हैं, गांधीवादी पर्यावरणविद हैं, ठीक है, थे क्योंकि इनका निधन हो गया अब तो। और इनके बारे में 1996 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये गांधी शांति प्रतिष्ठान से भी जुड़े हुए थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान से भी 1996 में इनको जी, ठीक है। तो 1996 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गांधी शांति प्रतिष्ठान से भी जुड़े हुए थे। राजस्थान स्थित सूख चुकी जो अरवरी नदी है उसके पुनर्जीवन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें प्रमुख किताबें हैं इनकी। आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें इनकी प्रमुख किताबें हैं। तो इनके बारे में जो प्रमुख पॉइंट्स है जो मैंने आपको अंडरलाइन कराई उनको आप लिख लीजिएगा, है ना। नहीं, रट्टा मारने से नहीं बेटा, एक दो बार आप देख लोगे तो एक दो बार देखने से आपको हो जाएगा याद, है ना। रट्टा मारना तो नहीं कह सकते मतलब, लेकिन अब इसमें और कुछ है नहीं एक्चुअली, और कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक है नहीं। जितना अच्छा और जिस तरह से हम याद कर सकते हैं, जैसे पढ़ाया जा सकता था, जितना अच्छा और जिस तरह से हम याद कर सकते हैं, जैसे पढ़ाया जा सकता था वैसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की जी। गवर्नमेंट पहले विरोध करती है मेरे प्यारे बच्चे, देखो गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेकर आई, ये लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, नेता बन जाते हैं। इसके बाद फिर सरकार को कई बार ठीक है पीछे भी हटना पड़ता है, कई बार इन लोगों को समझाना पड़ता है, फिर बाद में इन्वायरमेंट के विकास में, उसके संरक्षण और संवर्धन में, ठीक है, वहाँ की इन्वायरमेंटल परेशानियों को मीडिया के समक्ष, देश के समक्ष रखने में इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए, ठीक है, सरकार फिर इन्हें अवार्ड से भी सम्मानित करती है। ऐसा भी होता है जी, है, ठीक है, ओके। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मैं आपको बता दे रहा हूं, कल ठीक है भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में जितने भी प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
ठीक है।